नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्राइम डिबेट में। दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐसा भाषण दिया है जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण भावनाओं से लबरेज था क्योंकि उन्हें बिना लिखा हुआ भाषण दिया है और सभी मुद्दों पर जनता को अपना खुला संबोधन किया है। वहीं आलोचक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में नया कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण की क्या खास बातें थी। देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान किया और विपक्ष को साथ लेकर चलने के आह्वान के साथ ही जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा पर रोक की हिमायत भी की। सत्ता में आने के 3 महीने से भी कम वक्त के भीतर मोदी ने विकास और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए विचारों की इबारत लिखी और कहा कि भारत को वैश्विक निर्माण का आधार बनना चाहिए। देश के 125 करोड़ लोगों के दिन बदलने के इरादे के साथ मोदी ने जनधन योजना का ऐलान किया, जिसमें हर गरीब को बैंक खाते की सुविधा देने के साथ ही जीवन बीमा का संरक्षण प्रदान करने का भी वचन दिया। सांसदों को अधिक जिम्मेदार बनाने के इरादे से प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया, जिसमें हर सांसद हर साल एक गांव का जिम्मा लेकर उसका विकास किया करेगा। अपने 65 मिनट के हिंदी में दिए गए भावपूर्ण धारा प्रवाह संबोधन में मोदी ने बलात्कार से लेकर नक्सली हिंसा, गरीबी से लेकर भ्रष्टाचार और आर्थिक निर्माण से लेकर निवेश तक के तमाम सामाजिक आर्थिक मुद्दों को छुआ और इस दौरान खुद को देश के प्रधान सेवक के रूप में पेश किया। उन्होंने बलात्कार और भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को शर्मनाक करार दिया और परिवार से लेकर समाज और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। आर्थिक मोर्चे पर पीएम ने कहा कि योजना आयोग 64 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसकी जगह पर एक नए संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें देश और विदेश के बदले हुए आर्थिक हालात को ध्यान में रखा जाएगा। तो जानेंगे हमारे आज के मेहमानों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन के मायने क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी हैं, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ है राजेश गौड़ जी, जो कि भाजपा की नेता है। हमारे साथ है तेजिंदर कौर सोनिया, जो कि महिला कार्यकर्ता है, महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। आशुतोष जी, सवाल आपसे करेंगे सबसे पहला, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे कि जो 65 मिनट लंबा प्रधानमंत्री का भाषण था, क्या ये वैसा भाषण था जिसकी सभी ने उम्मीद कर रखी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, ये थोड़ा सा अनयूजुअल था जी। जो मतलब बड़े सालों से हम सुनते आ रहे हैं, तो ये पहली चीज़ तो जैसा कहा गया कि उन्होंने एक्सटेम्पोर बोला, कोई वो लिखा हुआ लिख कर नहीं लाए थे कि उसको पढ़ रहे थे, तो एक जनता के साथ उनका जो जुड़ाव रहा वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस लगा। तो ये तो एक अच्छी बात रही। कोई स्क्रिप्ट मतलब उनकी थी भी तो उन्होंने कोई लिख कर नहीं लाया, यानी वो जनता के साथ स्ट्रेट इंटरेक्शन में। और आपने देखा कि उस भाषण देने के बाद भी वो बच्चों से मिले, तो एक जो दूरी बनी रहती थी वो सिक्योरिटी के नाम पर, वो उतनी नजर नहीं आई। फिर कुछ चीजें हमें लगी कि थोड़ा अलग तरह का हटकर भाषण था, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें उठाई जो पहले भाषण में नहीं आती थी। जो उन्होंने स्मॉल पिक्चर्स को भी कैप्चर करने की कोशिश की। नहीं तो आमतौर पे जो स्पीचेज होती थी उसमें बिग पिक्चर लाया जाता था। अब जैसे उन्होंने स्वच्छता की बात करी, उन्होंने लड़कियों के लिए बात करी, उन्होंने कहा कि सांसद ये जो अपना धन दें ये शौचालय के लिए, तो इन सब चीजों पे आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश की। यानी देश में, समाज में जो बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, उन पर फोकस किया प्रधानमंत्री। और एक चीज और लगी कि उन्होंने अपनी पार्टी का भी कभी नाम नहीं लिया पूरे स्पीच में। न उन्होंने किसी विपक्षी पार्टी का नाम लिया, न उन्होंने एनडीए का नाम लिया, ना यूपीए का नाम लिया, ना कोई हमला बोला। तो इनका जो स्पीच था, ये इनके जो पिछले स्पीचेस थे जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो आज वो एक प्रधानमंत्री के रूप में, रादर एक स्टेट्समैन के रूप में बोलते हुए पाया जाए। कि उन्होंने बहुत बार देखा होगा आपने कि पुराने प्रधानमंत्रियों को याद किया, पुरानी सरकारों को धन्यवाद दिया, अपने को जनता का सेवक बनाया। तो रिटोरिक तो था, लेकिन वो जो तलखी होती थी उनके भाषणों में, वो आज नहीं नजर आई। यानी एक अच्छे वक्ता के रूप में वो लगातार उभरते जा रहे हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ खास बहुत बड़ा ऐलान तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, बस एक अच्छे वक्ता के रूप में ये नहीं लगता है कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है?
नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने बोला था कि एक सांसद एक योजना लेके आए हैं कि हर सांसद 2017 तक एक गांव एक साल में ऐसा बनाएगा जो कि मॉडल गांव होगा। और 2019 इस तरह की योजनाएं पहले भी हैं राज्य सरकारों की। पहले जितनी योजनाएं जितनी भी आई वो प्रधानमंत्री योजना, या मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, आज 15 अगस्त का दिन है, कि वो जो किसी के नाम पे योजनाएं हुआ करती थी, पहली बार है कि सांसद योजना, कि हर सांसद अपने एरिया में खुद नेता है, उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार है, वो 17 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने आज रखी। और दूसरी बात उन्होंने सबसे पहले बेटियों की करी कि लड़कियों को आप कैसे, और सबसे पहले आज तक पिछले 60 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं उठाई कि भाई बेटों को भी क्यों नहीं आप पूछते जब आप वो जाते हैं, भाई आप कितने बजे घर गए, किससे मिले, कितने बजे घर आओगे। पर पूछ लेते हैं तो सोनिया जी से, वो कितनी खुश हैं कि अगर बेटी बचाओ की बात अगर प्रधानमंत्री ने उठाई है। सोनिया जी, आप कितनी खुश हैं बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है? हाँ, मैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल एंड वंदे मातरम, जय हिंद सबको जी। मैंने आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में बात करते नहीं सुना। और ऐसा भाषण जब आप किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देश का प्रधानमंत्री पोडियम पे खड़ा और आपको आज ये बोलेगा, वो मिसाइलों की बात करेगा, वो हमारे तीनों कुछ भी जो परफेक्टली जो अभी नए नए वो बने, वो अपनी भी कोई पॉलिसीज बोल सकते थे, उन्होंने परफेक्टली इस चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं तो उसमें 29 प्लेयर्स चुनिंदा और वो हमारी बेटियां हैं। बेटों को पूछा नहीं जाता, बेटियों को पूछा जाता है। लेकिन वुमेन सिक्योरिटी के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ खास नहीं कहा कि उनकी सिक्योरिटी और कैसे पुख्ता की जाए। आपको कुछ उम्मीद थी इस बात को लेकर? देखो, सिक्योरिटी जो है ना, ये जो वर्ड्स है ना, हम सिक्योरिटी का बोलते हैं ना, हम बहुत टाइम से इस चीज़ों के लिए पिछली 1000 सदियों में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई का औरतों के साथ कुछ लेना देना नहीं। अगर आप कहो कि ये पढ़े लिखे इंसान होंगे या एजुकेट करेंगे या आप किसी को मोटिवेट करोगे तो ये चीजें रुक जाएंगी, कभी भी नहीं ऐसा हुआ जी। रावण बहुत ज्ञानी था, उसने सीता जी को उठाया। राम ज्ञानी थे तो उन्होंने अपनी एक पत्नी जो जिसने उनके साथ इतना सब कुछ झेला भी, वनवास भी काटा, यानी वो योजनाएं वगैरह अगर लाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को मोटिवेट करो, मोटिवेट का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ, नॉट द विक्टिम। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बहुत अच्छे तरीके से कहा, उन्होंने डायरेक्ट उसमें बताया कि अपने आप को एम्पावर करो आप। कहीं ना कहीं ये जो देश की आधी आबादी है महिला, उस वोटर जो पार्ट है उस हिस्से में, हाँ, जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि हम अगले कुछ ही बल्कि टाइम में कुछ विधानसभा चुनाव भी होने वाले। आशुतोष जी, आपको लगता है कि इस भाषण में कुछ ऐसा था जो कि उन पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव के लिए था? नहीं, मुझे नहीं लगा कि कोई चुनाव वाली बात थी। अगर चुनाव को वो नजर रखते तो उनको कुछ चीज़ों पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये चीज़ें उठाते रहे जी। जैसे एक तो अभी क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया था, आज उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी नहीं करी जी। जो उन्होंने कहा था काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन वापस लाने के, आज काला धन का जिक्र तक नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा था कि अब जैसे आजकल बढ़ती कीमतें हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि उनकी सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो जनता ये सब चीजें जानना चाहती है। तो जाहिर तौर पे आज उनका जो स्पीच था ना, वो एक लगा नहीं कि वो इलेक्शन स्पीच है कहीं से, और उन्होंने बहुत चीजों को दरकिनार रखा, बहुत चीजों पर उन्होंने बात ही नहीं करी, और मुझे थोड़ी निराशा भी हुई। जैसे हमेशा मैं देखता था आर्म फोर्सेस को आज याद किया जाता था, आज के दिन हमेशा हर एक प्रधानमंत्री आर्म फोर्सेस को याद करते थे, आज उनका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। ये भी नहीं कहा गया कि जैसे पेंशन योजना उनको दी गई है तो उसका जिक्र कर सकते थे, उसका भी नहीं किया गया, ठीक है। फिर आज एक और चीज नजर आई कि जो लगा कि उनकी सरकार की क्या मतलब आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, उन्होंने कर्मचारियों की बात की। आज तक मैंने नहीं सुना, जितने भी मैंने स्पीचेस सुने, काफी सुने, कभी भी मतलब मैंने तरह गलत किया उन्होंने, पर उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की बात की, जो उन्होंने ऑफिशियल्स की, वो कभी मैंने नहीं सुना बात करते हुए। तो उन्होंने कर्मचारियों की बात की, उन्होंने ऑफिसेज की बात की। तो ये चीजें इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा अनयूजुअल, थोड़ा लीड से हट
हटकर ये भाषण नजर आया। जी जी, लेकिन मुझे लगता है कि जहां से सांसदों को ये जिम्मा सौंपा गया है कि गांव को आदर्श बनाने की बात, तो ज़्यादातर सांसद तो भाजपा के हैं और वो अगर जाएंगे और ग्राम को आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी तो हम देख सकते हैं कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। राजेश जी देखिए, चुनाव से जुड़ा तब हम मानते हैं अगर वो कहते कि भी अब हरियाणा में या आपके आने वाले महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हाँ, या नाम लेते हैं, नाम लेते कि भी इस संबंध में बातचीत की जा रही है, या शिवाजी को याद करते हैं या किसी और चीज, तब तो मैं बात मान सकता था। पहली बात तो ये है ही है। दूसरी बात आप ये देखिए कि 65% जो युवा हैं वो 35 से कम है। उन्होंने युवाओं की सिर्फ एक ही लाइन का जवाब दिया कि युवा भी इस काम में कि जो सांसद प्रकोष्ठ से किया जाएगा उसमें मदद करेंगे, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो फिर टारगेट किया ही नहीं युवाओं को, फिर वोट की राजनीति तो किया ही नहीं, उन्होंने देश से संदेश दिया, एक पर्सनल डायलॉग स्थापित किया है लोगों के साथ, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जी, आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। मुझे लगता है कि युवा पे तो काफी रहा जो जब उन्होंने ई गवर्नेंस की बात की, IT रिवोल्यूशन की बात करी, उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को जब उन्होंने इकोनॉमी की बात की कि इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना चाहिए, उन्होंने युवा को कहा, जैसे क्लिंटन कहते थे ना कि यू स्टार्ट फ्रॉम योर गैराज, तो उन्होंने इस तरह की आज बात करी कि आप ऐसा चीज ढूंढो जो कि हम बना सकते हैं और जिसकी मार्केट हो और आप खुद बनाओ। जी, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं आशुतोष जी, कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी, उनसे पूछ लेते हैं। जी विद्रोही साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डे और नाइट न्यूज पर। विद्रोही जी, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में न कोई विजन था और न कोई भविष्य की प्लान थी। ये एक भावनात्मक भाषण लोगों को मूर्ख बनाने के लिए था। व्यक्ति अपने कामों से संदेश देता है। मैं 4 बातें कहूंगा आपसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रधान सेवक हैं तो मंत्रियों के सारे अधिकार उन्होंने क्यों छीन लिए? मंत्रियों को अपना निजी से सचिव बनाने तक का अधिकार नहीं रहा, गृह मंत्री को पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं रहा, सारे अधिकार पीएमओ में समावित कर लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, बलात्कार रुकने चाहिए। हो क्या रहा है? एक बलात्कार का आरोपी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कैबिनेट के अंदर मंत्री है। प्रधानमंत्री ने कहा दंगे नहीं होने चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री की कैबिनेट के अंदर दंगों का एक आरोपी व्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध रुकने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और हत्या करवाने वाले के आरोप में मुकदमा झेल रहे व्यक्ति को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में भारी अंतर है। वहीं प्रधानमंत्री जी लाइन पे बने। जैसे कि कांग्रेस नेता विद्रोही साहब ने बहुत ही आपत्ति जताई प्रधानमंत्री के भाषण पर। राजेश जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि कथनी और करनी में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुत ही फर्क है। भावनात्मक भाषण तो मोदी जी देते हैं, लेकिन जो उनकी करनी है वो बिल्कुल जुदा है। देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने काफी भाषण दिए, बताया हम ये योजना लेके आएंगे। मैं दूर ना जाता हुआ मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं नंबर 1 हरियाणा है। मैं मानता हूँ नंबर 1 हरियाणा है। किस बात में नंबर 1 हरियाणा है? कि राजकुमार वेरका जी पानीपत में कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं 11,000 दलितों पे निलंबित केस पड़े हैं। जे गणेशन जी जो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हरियाणा में 50% जो विद्यार्थी पास हुए हैं, इसका मतलब 50% फेल हो गए। तो इस तरह का नंबर 1 हरियाणा है। ये बात करते हैं किस तरह की भावनात्मक उन्होंने जो भाषण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। हम तो छोटे से स्टेट की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करें। मनमोहन सिंह जी के समय में क्या हुआ यूपी के 10 सालों में? इतने बड़े घोटाले जो आज तक जिसके लिए देश आज भुगत रहा है। हमने कोई विजन तो दिया, ब्लूप्रिंट तो दिया। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण में आपको ये भी कुछ महसूस हुआ, कुछ एहसास हुआ कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उनसे भी रिलेट कर रहा था ये भाषण? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो आज से कह रहा हूँ, कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने पुरानी योजनाओं को रीपैकेजिंग कर कहा और एक किस्म से जिसे कहते हैं ना कि भाई नई बोतल में पुरानी शराब को रख दिया। उन्होंने योजना आयोग को खत्म करने की बात कही है। सुन लीजिए ना आप, उन्होंने डिजिटल की बात की। और डिजिटल का काम इस देश के अंदर, IT का काम राजीव जी के जमाने से चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे हम। प्रधानमंत्री जी का सारा देश जानता है कि जो स्टेट को ये जो रेल कॉरिडोर फ्रेट कोड बन रहा है, उसके चारों तरफ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सबके गरीबों के हम वो
बीमा पॉलिसी खुलवाएंगे, जी बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक अकाउंट यूआईडी के तहत पहले ही खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा गरीबों को इंश्योरेंस देंगे, वो योजनाएं पहले ही चालू है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नया नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने गोल मोल बात की है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो देश के सामने उत्पन्न समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। लाल किले से कोई भी प्रधानमंत्री से भावनात्मक भाषण की अपेक्षा नहीं करता। लाल किले से दिया हुआ संबोधन ये बताता है कि हमारे राष्ट्र की दिशा क्या होगी, हमारे सरकार की भविष्य योजनाएं क्या होगी। तो जिस तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंडिया को डिपेंड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद हम ऐसे बनाए नो डिफेक्ट करके, क्या ये इन योजनाओं पर हम भरोसा ना करें विद्रोही जी? नेपाल का भी बताया उन्होंने, नेपाल का जिक्र किया उन्होंने। देखिए बहन, उन्होंने नेपाल का जिक्र किया। पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों को अपने शपथ समारोह में बुलाया। उसका परिणाम क्या निकला? पाकिस्तान के साथ हमारे क्या संबंध है जी? प्रधानमंत्री जी कश्मीर में गए थे, उस दिन भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा था। प्रधानमंत्री आगे तब भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। पर मनमोहन सिंह तो नेपाल नहीं जा पाए ना विद्रोही जी, मनमोहन सिंह नेपाल नहीं जाए। जब भी यूएन के अंदर वोटिंग हुई है, तो भूटान और इन्होंने कभी वोटिंग ही नहीं की नेपाल। विद्रोही जी आप लाइन पर बने रहिए, आशुतोष जी से जाने थे कि वो आपके इस बयान से कितना इत्तेफाक। आशुतोष जी आपको कितना जो आरोप विद्रोही साहब लगा रहे हैं आपको कितना सही और कितना गलत लग रहा है? मुझे लगता है ये जो मोदी जी का भाषण था इसमें इकोनॉमिक कंटेंट बहुत था जी, जैसे ये कह रहे हैं कि भावनात्मक भाषण की उम्मीद नहीं करती जनता। नहीं, भावनात्मक बिल्कुल क्या, भावनात्मक क्या, ये एक तरह से उन्होंने एक मतलब देखो ये जो योजनाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं तो वो संसद में होती हैं। ये कोई ये लाल किला के प्रचार से ये कहना कि हम ये योजना बनाएंगे, ये कोई डिटेल में जाना तो एक विजन होता है। तो इसमें मैंने शुरू से कहा कि ये रोड मैप नहीं, मोदी जी ने जो बातें करी हैं जो उनको लगता है अचीवेबल, जैसे उन्होंने कहा 2014 तक हम ये करेंगे, 4 सालों में हम ये करेंगे, 5 सालों में हम 5 आदर्श, तो उन्होंने ऐसी चीजें कही जो कि उनको लगता है कि वो हासिल हो सकती। साथ ही बेटों से सवाल पूछने की जो बात कही प्रधानमंत्री, एक अगर कह रहा है कि माँ बाप से आप अपने बेटों से भी सवाल करिए, बेटों पर भी पाबंदी लगाई। सोनिया जी कुछ आप पूछना चाहेंगी विद्रोही जी से? मैं ये पूछना चाहूंगी विद्रोही जी से कि कांग्रेस के टाइम पे जो दामिनी रेप केस हुआ था, सारी जनता रो रही थी और प्रधानमंत्री जी अपने बैंगलोर से या जो भी अपने घर से ही बाहर नहीं निकले, कितना टाइम लग गया जनता को, वो भावनाएं फिर मतलब नहीं होनी चाहिए थी। आज अगर इनको लग रहा है कि उन्होंने अगर बेटियों के लिए बोला है, हमें तो प्राउड फील होना चाहिए इन चीजों के लिए। जी विद्रोही जी आपसे जवाब चाहेंगे। कांग्रेस ने उस समय सही रिएक्ट नहीं किया, उनका दंड कांग्रेस को तो मिला है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दामिनी के हत्या के तुरंत बाद सरकार ने कार्रवाई तो की, सरकार ने कानून भी बदला, उन्होंने नहीं की, लोगों ने करवाई उनसे, उन्होंने नहीं की। आपकी बात से रिएक्शन लेट आया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कांग्रेस को तो दंड मिला। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो गलतियां की, क्या वही मोदी जी गलतियां कर रहे हैं? क्या मोदी जी की गलतियों को कांग्रेस की गलतियों में छिपा दिया जाए? आप कथनी और करने की बात कर रहा हूँ मैं। आप महिलाओं को सुरक्षा की देने की बात करते हैं और एक बलात्कार के आरोपी को आप कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं, संदेश क्या जाएगा? जी विद्रोही जी, प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण जो हर वर्ग के लोगों को समझ में आए, कोई बाधा ना हो संवाद में, ये क्या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानेंगे? बिल्कुल। तो संदेश क्या जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ कि संदेश, कथनी बातें बड़ी अच्छी की जा सकती, प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी बातें करते हैं, पर कथनी और करनी में अंतर है। जो उनकी सरकार, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? 60 दिनों की बात है, 2 महीने के अंदर आप ये बात करें, आपने 10 साल राज किया, आपकी कथनी तो सामने आई ना। जी, एक भी पॉलिसी के समझ में ही नहीं आया। टाइम बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही जी। आशुतोष जी आखिरी 1 मिनट है, आपसे समाप्त करवाना चाहिए। एक और अच्छी चीज लगी मुझे मोदी जी के भाषण में कि उन्होंने ये जो पहले होता था पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां और ये धर्म और उनके लिए इन्होंने गरीबों की बात की, गरीबों की बात
गरीबों की बात की, एलीट क्लास वर्ड यूज किया उन्होंने, गरीब, हाँ, क्लास की बात हुई कि मैं एलीट क्लास में से कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये दिल्ली की एलीट क्लास क्या है, मैं गरीब परिवार से, मैं गरीब परिवार से। हालांकि उन्होंने जो भी घोषणाएं की वो मिडिल क्लास के लिए ज्यादा बिल्कुल सही थी, एवरेज पर्सन को समझ में आ रही थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच थी, कोई मैनिपुलेशन नहीं था। क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, आशुतोष जी आपसे रेटिंग लेना चाहेंगे कि 10 में से कितना नंबर देंगे मोदी जी? 10 में से मैं 6 नंबर देना चाहूंगा जी, 5 या 6। जी सोनिया जी, आप कितनी संतुष्ट है महिला अधिकारों के लिए? 8.5। मैंने पहली बार ऐसे किसी पीएम को बोलते देखा है कि जो लेडीज के, ये नहीं है कि लेडीज के लिए बोला है तो इसलिए तो मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो हमारा मेल डोमेन है वो यही कहता है कि मेन आर वाइज एंड विमेन आर अदरवाइज। वो जो अदरवाइज था ना आज खत्म हो गया। अगर हमारा पीएम हमारे लिए सबसे पहले बात कर सकता है, वो बाकी चीजों को दरकिनार कर सकता है, तो डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे, होप सो कि अच्छी चीजें भी होंगी। थोड़ा और लगता है लंबा, बहुत टाइम लगता है, इतना बड़ा है। जी आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियों का शौचालय, ये सब अलग तरह की, अलग से बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारे मुद्दों को नहीं उन्होंने दरकिनार किया। महंगाई, ये सब पे बात करनी चाहिए थी। देखिए 1 घंटे में उन्हें 2 घंटे चाहिए थे। हाँ, उनसे 2 घंटे चाहिए थे। बिल्कुल डेफिनेटली। भ्रष्टाचार, काला धन, इस पे क्या करने वाले हैं बताना चाहिए वो था। पीएम क्यों बने हैं? ऑपोजिशन है ही नहीं उनके आगे, वो पीएम ही इसी करके बने। लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलने की कही है, जो उनकी बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने कहा है इसी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।